दोस्तों, बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वक्फ संशोधन कानून लाकर ये तपिश उसे ऐसे जलाएगी कि वो राज्य और वो पार्टी जिसके साथ जुम्मा जुम्मा अभी पिछले हफ्ते अमित शाह गठबंधन करके आए हैं, कुछ ही दिनों के अंदर वो पार्टी बीजेपी को अंगूठा दिखा देगी। दोस्तों, एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई हुई और सुनवाई में सीजेआई ने कई गंभीर टिप्पणियां की, जिसको लेकर सरकार आने वाले वक्त में मुश्किल में पड़ सकती है। यही नहीं, सीजेआई की बेंच ने कल दोपहर 2 बजे का भी वक्त तय कर दिया है। ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मामले में एक्शन के मोड में है और इस मामले को लंबा नहीं खींचना चाहता। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के आगे, या फिर ये कह ले कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के आगे एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन आ गई, एक बहुत ही असहज करने वाली स्थिति आ गई, जहां पर एक पार्टी ने खुद बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया है। दोस्तों, हुआ ये कि 12 तारीख को मैंने आपको ये खबर दिखाई थी, जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि बीजेपी ने दरअसल तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन कर लिया और अमित शाह बाकायदा गठबंधन करने गए थे। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं अमित शाह की, हाथ पकड़कर अमित शाह AIADMK के नेताओं के साथ उठा रहे हैं, ये तस्वीर अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया में शेयर की थी और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अमित शाह ने। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने ऐलान किया था कि जब तमिलनाडु में चुनाव हो जाएंगे तो जो गठबंधन है, यानी कि AIADMK प्लस बीजेपी, ये जो गठबंधन है वो सत्ता में आएगा। लेकिन अमित शाह के तमिलनाडु से जाने के कुछ दिनों के अंदर ही एक ऐसी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन आ गई है बीजेपी के सामने कि बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया है AIADMK ने, ये कहते हुए कि गठबंधन तो केवल चुनाव तक है, चुनाव के बाद गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा, सत्ता में तो केवल AIADMK आएगा। मतलब आसान भाषा में कहें तो बीजेपी को AIADMK ने दे दिया है बाबा जी का ठुल्लू। दोस्तों, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाकायदा अमित शाह गए थे तमिलनाडु और वहां उन्होंने AIADMK के नेताओं से बैठक की और AIADMK के प्रमुख पलानी स्वामी से उन्होंने बातचीत की, बाकायदा पलानी स्वामी के साथ फोटोज वगैरह शेयर की उन्होंने। और उसके बाद ये तस्वीर उभर कर आई, गठबंधन का ऐलान हुआ। लेकिन अमित शाह के वापस दिल्ली जाने के बाद पलानी स्वामी ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि तमिल पार्टी गठबंधन सरकार को स्वीकार नहीं करेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन केवल चुनाव के लिए है। यानी आप कह सकते हैं पलानी स्वामी के इस ऐलान के बाद कि पलानी स्वामी की पार्टी AIADMK बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के साथ चुनाव में जाने में। क्योंकि आप, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, गठबंधन क्यों किया जाता है कि गठबंधन में चुनाव लड़ें और उसके बाद गठबंधन जो भी है वो सत्ता में आए, यही होता है ना। ऐसा कहीं आपने सुना है कि गठबंधन तो हम साथ करेंगे, गठबंधन में चुनाव भी लड़ लेंगे, लेकिन सत्ता में आएंगे तो आपको कोई सीटें नहीं देंगे, आपको मंत्री नहीं बनाएंगे। ये बताता है दोस्तों कि AIADMK के अंदर एक अलग तरह की नर्वसनेस है बीजेपी को लेकर। उतना कंफर्ट AIADMK नहीं है बीजेपी के साथ गठबंधन करने में। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों वक्फ संशोधन कानून। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून न केवल सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, वहां ताबड़तोड़ सुनवाइयां शुरू हो चुकी हैं, बल्कि जो थलापाती विजय हैं, साउथ के सुपरस्टार थलापाती विजय, जो इस बार तमिलनाडु की राजनीति में गेम चेंजर के तौर पर पैदा हो सकते हैं और तीसरे विकल्प के तौर पर पैदा हो सकते हैं, वो भी इस कानून के खिलाफ, उनकी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है। और इस कानून के खिलाफ सबसे पहले याचिका दाखिल करने की बात भी DMK ने कही थी। मतलब तमिलनाडु की जो 2 पार्टियां हैं, एक जो सत्ता में है DMK, MK स्टालिन की पार्टी, वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी है विरोध में, वक्फ संशोधन कानून के विरोध में। और जो नई पार्टी है जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ेगी, थलापाती विजय, सुपरस्टार थलापाती विजय की पार्टी, वो भी इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अब बचा कौन? AIADMK। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के विरोध में लगातार तमिलनाडु में भी अलग अलग तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन की जो तपिश है वो लगभग हर उस पार्टी को झेलनी पड़ेगी जो बीजेपी के साथ दिखेगा। तो AIADMK बहुत सहज नहीं है बीजेपी के साथ गठबंधन करने में, क्योंकि उसे ये लगता है कि गठबंधन का फायदा तो होगा नहीं, नुकसान कहीं ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों, बीजेपी का 10% या 10% थोड़ा सा ज़्यादा वोट शेयर है तमिलनाडु में पिछले चुनाव में, लेकिन ऐसा वोट शेयर नहीं है कि बीजेपी अपने दम पर वहां सत्ता में आ जाए। तो बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि AIADMK के साथ अगर उसका गठबंधन रहता है, जो कि पहले भी रह चुका है, तो उसके लिए सत्ता में आना शायद थोड़ा आसान हो जाए। तो इसीलिए अमित शाह वहां गए, उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया और बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी फोटोज खिंचाई गई। लेकिन अमित शाह के वापस आते ही तुरंत पलानी स्वामी ने ऐलान कर दिया
और सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में आज ही ये ऐलान की तस्वीरें वायरल होने लगी। मतलब आप सोचिए, एक तरफ ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मसले पर कमेंट कमेंट कर रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, और शाम आते आते खबर आ गई कि AIADMK, जिसके साथ गठबंधन करने स्वयं मोदी जी के चाणक्य अमित शाह गए थे तमिलनाडु में और वहां ऐलान करके आए थे कि गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी, उसने कह दिया हमें कोई दिलचस्पी नहीं है गठबंधन की सरकार सत्ता में लाने में। दोस्तों दिलचस्प ये है कि AIADMK के साथ गठबंधन करने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को हटाया था। दोस्तों अन्नामलाई दक्षिण पंथियों के बड़े फेवरेट हैं, राइट विंग के बड़े फेवरेट हैं, और अन्नामलाई बड़ी मजबूती से मोदी जी की आवाज़ बुलंद करते थे तमिलनाडु में। लेकिन उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसे बयान दिए जयललिता को लेकर, जिसको लेकर AIADMK बहुत उनके साथ सहज नहीं थी। तो AIADMK के साथ गठबंधन करने के लिए अमित शाह के जाने के बाद अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया था। लेकिन अब सोचिए, जिस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया, अपने प्रदेश अध्यक्ष को हरा दिया, वो प्रदेश अध्यक्ष जिसको लेकर दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं वो लगातार बोलते हैं तो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, मतलब अन्नामलाई को फ्यूचर PM तक बता दिया, उस पार्टी ने बीजेपी को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया ये कहते हुए कि आपके साथ सरकार बनाने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों अमूमन इस तरह की खबरें विपक्ष के खेमे से भी नहीं आती हैं। गठबंधन टूटते हैं, गठबंधन में खटास आती है, लेकिन इतनी जल्दी, मतलब सोचिए 12 तारीख को अमित शाह गए हैं और आज 16 तारीख है और खबर आ गई कि AIADMK कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी के साथ। ये बहुत बड़ी किरकिरी कराता है। मतलब जो संभावनाएं थी तमिलनाडु में बीजेपी की, अब तो वो और धुल गई हैं। दोस्तों इसके अलावा ये एक और बात बताता है, वक्फ संशोधन कानून के अलावा भी वहां पर MK स्टालिन बहुत प्रमुखता से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ दक्षिण भारत की पार्टियों को और दक्षिण भारत के राज्यों की सरकारों को गोलबंद कर रहे हैं। जैसे ये वक्फ संशोधन कानून तो खैर एक मुद्दा बना ही, जो कि इस सरकार ने अपने आप विपक्षी पार्टियों को मुद्दा दिया। दूसरा डिलिमिटेशन का मुद्दा, इसको लेकर तमिलनाडु की राजनीति में बहुत जबरदस्त सेंटिमेंट है और बाकायदा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर MK स्टालिन ने यहाँ पर बैठक कर ली। अब ये मुद्दा भी किसके खिलाफ है? केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों तमिल भाषा थोपने का आरोप भी MK स्टालिन ने लगाया केंद्र की मोदी सरकार पर, और तमिल सेंटीमेंट बहुत तगड़ा है तमिलनाडु में और बहुत होशियारी से इसका इस्तेमाल किया MK स्टालिन ने। और जाहिर तौर पर अगर ऐसा कोई सेंटीमेंट उभरेगा तो तमिलनाडु की कोई भी पार्टी क्यों चाहेगी कि वो ऐसी पार्टी के साथ अपनी करीबी दिखाए जिसके खिलाफ इस तरह का सेंटीमेंट उभर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि MK स्टालिन द्वारा बनाया गया जो तमिल अस्मिता या द्रविड़ आंदोलन के समर्थन वाला जो पूरा का पूरा एक माहौल था, न केवल उसकी आग में झुलसी AIADMK, बल्कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो विरोध तमिलनाडु में देखा जा रहा है, उसके बाद किसी भी हाल में AIADMK नहीं चाहती कि वो ऐसी पार्टी के साथ दिखे जो जिम्मेदार है इस कानून को लाने के लिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, AIADMK ने अपना भविष्य देखा, लेकिन कितनी अजीब सी स्थिति है कि क्या AIADMK को ये बात उस वक्त नहीं पता थी जब बीजेपी उनके कहने पर अपना अध्यक्ष हटा रही थी, जब अमित शाह दिल्ली आ रहे थे, जब अमित शाह के साथ AIADMK के नेता फोटो खिंचा रहे थे। मतलब सोचिए एक दिन में बीजेपी को कितने जबरदस्त झटके लगे और किस वजह से? वक्फ संशोधन कानून को पारित कराने के बाद। दोस्तों ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर एक्चुअली में अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो चंद्रबाबू नायडू को चुनाव में नहीं जाना है, चुनाव में वहां 4 साल बाद जाना है, इसीलिए उनकी पार्टी में काफी चुप्पी आपको सुनाई दे रही होगी। शोर ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी में सुनाई दिया इस्तीफों का, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ना आंध्र प्रदेश में 4 साल के बाद, आप देखिएगा इस्तीफों का दौर वहां भी शुरू हो जाएगा और फिर खूब बयानबाजी वहां भी शुरू हो जाएगी और असली खेल तो वहां शुरू होगा। अब आप सोचिए, जब गठबंधन के 2-3 दिन के अंदर गठबंधन तोड़े जा सकते हैं या गठबंधन को लेकर ऐसी बात बोली जा सकती है, तो फिर चुनाव से पहले तो गठबंधन टूटना हमारे देश में बहुत सामान्य की बात है। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये कानून लाकर क्या सरकार ने बेमतलब अपने लिए मुसीबत मोल ले ली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरी आजाद पत्रकारिता को बल दे सकते हैं।